खब्बू तिवारी की दावेदारी कितनी मजबूत आप पाते हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपने जब हमारा साक्षात्कार किया था तो मैंने आपको बताया था कि फैजाबाद के ब्राह्मणों के सर्वमान्य नेता खब्बू जी हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं। इसके केवल फैजाबाद नहीं, अगल बगल के जनपदों में भी उनका प्रभाव है। बल्कि जनपद में प्रभाव हाँ, है। उनका अगर अड़ोस पड़ोस के जनपदों में भी उनका प्रभाव ब्राह्मणों में है। चंदा चोरी का फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से नहीं मिलेगा, क्योंकि चंदा चोरी आम जनता में एक चर्चा का विषय हो सकता है, वोट का विषय नहीं हो। जो उत्तर प्रदेश का विपक्ष है, जिसकी मैं समीक्षा के तौर पे ये कह सकता हूँ कि आज वो बिखरा हुआ ब्राह्मण कौम इस समाज की अगुवा है, दिग्दर्शक है, और वो राजनीतिक सामाजिक दिशा का बोध कराती है। वो एक सजग कौम है, राजनीतिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी। उसके बारे में अभी कोई चीज़ ये कहना कि उसने कोई राजनीतिक निर्णय ले लिया है, कोई पार्टी का निर्णय ले लिया है, या कोई कह रहा है कि वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या जुड़ने की क्या कहते हैं स्थिति में है, तो अभी ये बहुत जल्दी। ब्राह्मण कौम एक सजग कौम है, वो अपना निर्णय अंतिम समय पे लेती है, अपने हित को, अपने भविष्य को, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, अपने सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक उत्थान के लिए। तो उस समय वो तय करेगी, जो पार्टी सत्ता में आती हुई उसको दिखाई पड़ेगी, उसके साथ वो चला जाएगा। क्या आप कहते हैं कि जो सत्ता के करीब ब्राह्मण हमेशा रहा है? निश्चित रूप से जहाँ जहाँ ब्राह्मण गया, बसपा के साथ गया तो बसपा की सरकार बनी, सपा के साथ गया तो सपा की सरकार बनी, और जब से वो भाजपा के साथ है, कंटिन्यूअसली भाजपा की सरकार बन रही। नमस्कार। 2027 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, पूरे प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस जो सत्ता में नहीं है, सत्ता में आने के लिए अपना पूरा प्रयास जोरों से कर रही हैं। ऐसे में भी 5 तारीख को जनेश्वर मिश्रा जी का सपा ने उनकी जयंती मनाई, उसमें बहुत सी नई चीज़ें निकल आई। पहली चीज़, जब उनका परंपरागत पीडीए था, उसमें एक बार फिर बदलाव हुआ। इतनी बार चेंजिंग होने के बाद अब पीडी मतलब पंडित हो गया। लेकिन क्या इसका भविष्य में इसका राजनीतिक असर क्या होगा, वो जानने के लिए अयोध्या के सबसे बड़े राजनीतिक घराने, जो जमीनी राजनीतिक घराना है, बाबू स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी के बड़े सुपुत्र डीआईजी अरविंद सेन यादव जी हमारे साथ में हैं। राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका है, आपसे किसी से लेना देना नहीं, जो सत्य बात है अपनी बेबाकी के लिए आप जाते हैं। सर, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को का अभिनंदन, वंदन। और आपने हमको जिस मकसद से कॉल किया है, आप उसको पूछ सकते हैं और हमसे वो विश्लेषण की जानकारी कर सकते हैं जो आपके अंदर जानने की इच्छा है। एक सवाल, क्या वर्तमान समय में भी 4 महीने चुनाव के में विपक्ष की राजनीति किस तरफ जा रही है? क्या लग रहा है कि आज 2027 के चुनाव में क्या होने जा रहा है? आज जो उत्तर प्रदेश का विपक्ष है, जिसकी मैं समीक्षा के तौर पे ये कह सकता हूँ कि आज वो बिखरा हुआ है। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन सीटों के उसको लेकर के कितना सफल होगा, ये समय बताएगा। कोई तीसरा मोर्चा बसपा को लेकर के, AIMM को लेकर करके, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर के कोई तीसरा मोर्चा गठित होगा, इसके समय अभी ये सब भविष्य के गर्त में है। ज्यों ज्यों नज़दीक चुनाव आएगा, त्यों त्यों नए नए समीकरण और नई परिस्थितियाँ बनेंगी। आज की तारीख में जो दिखने में आ रहा है, वो समाजवादी पार्टी का और भाजपा का आमने सामने का मुकाबला दिखाई दे रहा है। ये बताएं कि ब्राह्मणों के लिए बहुत इस समय, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, सभी विपक्षी पार्टियां ब्राह्मणों के लिए बहुत लालायित है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ब्राह्मण कौम इस समाज की अगुवा है, दिग्दर्शक है, और वो राजनीतिक सामाजिक दिशा का बोध कराती है। वो एक सजग कौम है, राजनीतिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी। उसके बारे में अभी कोई चीज़ ये कहना कि उसने कोई राजनीतिक निर्णय ले लिया है, कोई पार्टी का निर्णय ले लिया है, या कोई कह रहा है कि वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या जुड़ने की क्या कहते हैं स्थिति में है, तो अभी ये बहुत जल्दी होगा। अब वो कौम अंतिम समय में फैसला लेगी, अपने हित को, अपने भविष्य को, अपने राजनीतिक महत्व को, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के सापेक्ष वो जो निर्णय लेगी, वो बौद्धिक निर्णय होगा,
सामयिक निर्णय होगा और उनके लिए हितकर होगा। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की जयंती के अवसर पर ब्राह्मणों के साधने के लिए अखिलेश यादव जी ने पीडीए की एक नई परिभाषा गढ़ दी। अभी तक जो भी संशोधन होते रहे, एक नया संशोधन हुआ, अब पीडी मतलब पंडित। क्या इसका लाभ अखिलेश यादव को मिलेगा? देखिए, जितना मैं जानता हूँ, पंडित का शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो पीटी होता है, ना कि पीडी होता है। तो अगर उसका शॉर्ट फॉर्म ही देखेंगे तो पीटी के सापेक्ष तो क्या कहते हैं पंडित को पढ़ा जा सकता है, लेकिन पीडी के सापेक्ष पंडित को नहीं पढ़ा जा सकता है, ना वो उस परिभाषा में आता है। तो जहाँ तक रह गई उसका राजनीतिक लाभ उठाने की बात, तो जनेश्वर मिश्र जी आज से नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक के रूप में हैं, और उनकी जयंती को लेकर के जिस तरह के एक आवाहन पूरा क्या कहते हैं किया गया है ब्राह्मण कौम का अपने लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, वो फलीभूत होगा, अमली जामा पहनेगा, इसमें मुझे संदेह है। क्योंकि ब्राह्मण कौम एक सजग कौम है, वो अपना निर्णय अंतिम समय पे लेती है, अपने हित को, अपने भविष्य को, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, अपने सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक उत्थान के लिए। तो उस समय वो तय करेगी, जो पार्टी सत्ता में आती हुई उसको दिखाई पड़ेगी, उसके साथ वो चला जाएगा। क्या आप कहते हैं कि जो सत्ता के करीब ब्राह्मण हमेशा रहा है? निश्चित रूप से जहाँ जहाँ ब्राह्मण गया, बसपा के साथ गया तो बसपा की सरकार बनी, सपा के साथ गया तो सपा की सरकार बनी, और जब से वो भाजपा के साथ है कंटिन्यूसली भाजपा की सरकार बन रही है। क्या यही रीजन है कि ब्राह्मणों को साधने की कोशिश चल रही है? ब्राह्मणों के सामने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश चल रही है। निश्चित रूप से ब्राह्मण एक ऐसी कौम है जो राजनीतिक दिग्दर्शन कराती है, राजनीतिक दिशा तय करती है, और क्या कहते हैं समाज को वो बोध कराती है, राजनीतिक बोध कराती है, जिसके सापेक्ष निश्चित रूप से वो क्या कहते हैं जिसके साथ हो जाएगी उसको राजनीतिक फायदा मिलना स्वाभाविक है। एक मुद्दा अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया चंदा चोरी का। उसके सूत्रधार रहे पवन पांडे जी, यहाँ के स्थानीय विधायक। चंदा चोरी का उजागर करने का सपा श्रेय लेती है कि मैंने इसको उजागर किया। उसके बाद संसद में ड्रामा हुआ, उसके बाद पप्पू यादव का बीजेपी ने फिर उसको लपका, फिर इसने काउंटर किया। क्या लगता है आपको चंदा चोरी का फायदा कुछ समाजवादी पार्टी को मिलेगा? चंदा चोरी का फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा। अरे निश्चित रूप से नहीं मिलेगा, क्योंकि चंदा चोरी आम जनता में एक चर्चा का विषय हो सकता है, वोट का विषय नहीं हो सकता है। तो नई चीज़ आप बता रहे हैं। निश्चित रूप से वोट अलग चीज़ है, वोटिंग का पैटर्न अलग है। वो जातीय समीकरणों में, सामाजिक समीकरणों में, राजनीतिक समीकरणों में सिमटा हुआ है, और जो उसमें आर्थिक पहलू भी है, और ढेर सारे अपने लाभ हैं, व्यक्तिगत लाभ हैं, और जातीय पहलू हैं। लेकिन जो चंदा चोरी का प्रकरण है, इसको लेकर के आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। अगर ये तो हो सकता है कि राम मंदिर में चढ़ावे में कमी आ जाए, लेकिन ये वोट के रूप में तरमीम होगा, वोट के रूप में तरमीम होगा, इसमें मुझे संदेह है। जो संसद पर काउंटर किया पप्पू यादव जी ने, एक वो अवधेश प्रसाद जी उसमें शामिल रहे, संपूर्ण विपक्ष जो ने एक ड्रामा किया, उसको झांकी जो प्रस्तुत की, उसका भी कोई लाभ नहीं। उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि फैजाबाद का जो सांसद का जो गरिमा होनी चाहिए, इस महानगरी का जो धार्मिक महत्व है, उसके सापेक्ष जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो उस स्तरीय प्रतिनिधित्व संसद में आपके अयोध्या नगरी का नहीं पाता हूं मैं। बाकी उसके बारे में मैं व्यक्तिगत किसी पे आक्षेप नहीं करता हूं, लेकिन जो प्रतिनिधित्व, जो राजनीतिक महत्व, जो धार्मिक महत्व, जो आस्था आपके फैजाबाद में और अयोध्या में है लोगों की, उसके सापेक्ष जो राजनीतिक वर्चस्व, राजनीतिक क्या कहते हैं अधिकारिता के साथ और उस महात्म्य के साथ किसी व्यक्तित्व को संसद में प्रतिनिधित्व करना चाहिए था, वो शायद कमी के रूप में मैं देखता हूँ। एक चीज़ और, वर्तमान पीडीए क्या है? पीडीए जब से बना है उसमें हमेशा बदलाव होता रहा है। इसको लेकर अखिलेश यादव जी समय समय पर नई परिभाषा गढ़ते रहे। जिस जाति से पूछिए वो अलग पीडीए बताता है, ब्राह्मण से पूछिए वो कहता है इसमें ब्राह्मण है, अगड़ा है, क्षत्रिय से पूछिए तो भी कहता है इसमें पीड़ित, दुखी, अपमानित है। आज का पीडीए क्या है इनका? पीडीए एक जातीय गठबंधन है, बैकवर्ड और एससी को जोड़ करके और उनके सापेक्ष एक क्या कहते हैं राजनीतिक समीकरण बनाने का एक प्रयास है, जो फलीभूत हुआ
2024 के संसदीय चुनाव में। लेकिन उसके साथ ही साथ एक मुद्दा और भी था जो संविधान संशोधन का था। जो पीडीए संविधान संशोधन दोनों ने मिलकर करके समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बढ़त दे दी। लेकिन आज संविधान संशोधन का प्रश्न फिर उतनी तन्मयता के साथ उजागर नहीं किया जा रहा है, जबकि वो प्रक्रिया में है। इसके साथ ही साथ जो पीडीए का सब्जेक्ट है, तो जहाँ जिस जात के लोग जो कस्टमरी वोटर है उसके साथ जुड़ करके जहाँ अपने लोग हैं वो जुड़ गए जात विशेष के, उन्होंने अपना प्रतिनिधि बना लिया। पीडीए इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अयोध्या को ही लेते हो, अयोध्या में अनुसूचित जात का व्यक्ति या अनुसूचित दलित कौम से जुड़े हुए प्रतिनिधि चुने गए। उसके पीछे रीजन सबसे बड़ा था कि जो कस्टमरी वोटर था वो तो था ही था, लेकिन उसके साथ ही साथ अनुसूचित जात एकमुठ होकर करके अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए उसने एक अपने नेता को वोट दिया, जिसके चलते वो यहाँ के प्रतिनिधि हो गए। अगर आप सुल्तानपुर जाते हो तो वहाँ कस्टमरी वोटर समाजवादी पार्टी के कस्टमरी वोटर के साथ निषाद कौम जुड़ गई, वो वहाँ से निषाद प्रतिनिधि हो गया। इसी तरह से अगर आप अम्बेडकर नगर जाते हो तो वहाँ कुर्मी तादाद के साथ समाजवादी पार्टी का जो कस्टमरी वोटर है वो जुड़ गया और उन्होंने चुनाव जीत लिया। जौनपुर आप जाएंगे तो जौनपुर में यादव और मुसलमान के साथ कुशवाहा का समन्वय उन्हें वहाँ से कुशवाहा को प्रतिनिधित्व देता है। तो ये जो पीडीए का गठबंधन है ये जातीय समीकरणों में सिमटा हुआ और सपा के कस्टमरी वोटर से जोड़ करके जो चुनाव की जीतने की प्रवृत्ति हुई है, तो मैं इसी रूप में इसको देखता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप क्या ये बताएं कि बार बार पीडीए करते करते पहला प्रत्याशी अगर घोषित किया तो ब्राह्मण घोषित किया और ब्राह्मणों को साधने की कोशिश किया, अब ये कह रहे हैं पीडी मीन्स पंडित। तो क्या इससे जो पीडीए फलीभूत हुआ था 2024 में, क्या वो वोटर नाराज नहीं होंगे जो ये प्रश्रय पंडितों को देना शुरू कर दिए? देखिए, जहाँ तक अयोध्या की बात है और पवन पांडे जी की बात है, वो तो अपने को फैजाबाद का मुख्यमंत्री कहते हैं। उनका टिकट घोषणा का कोई मतलब नहीं है और ना इससे पंडित वर्ग में कोई मैसेज जा रहा है। अच्छा। हमारी समझ से तो कोई मैसेज नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अयोध्या से टिकट है पवन पांडे जी का, कोई और मांग भी नहीं रहा था। कोई और मांग भी नहीं रहा था। तो ऐसी दशा में सबसे पांचों विधानसभा में सबसे पहले से तय विधानसभा कैसे? हाँ, तो जब कोई मांग ही नहीं रहा था तो उस उद्घोषणा का कोई महत्व नहीं है। लेकिन उसका तात्कालिक तौर पे ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान, उनकी जयंती के दौरान जो उसका लाभ उठाने का प्रयास किया गया है उसको लोग जानते हैं, लेकिन उसका शायद लाभ मिलेगा नहीं। अच्छा। एक चीज़, गोसाईगंज विधानसभा सबसे संवेदनशील विधानसभा इसमें पूरे अयोध्या की है। विधानसभाएं तो और हैं, लेकिन चर्चा में इसलिए रहती है कि वहाँ पर दो लोग, बाहुबली जिसको कहा जाता है तथाकथित, वो चुनाव लड़ते हैं। उसमें एक खब्बू तिवारी है। क्या आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में ये स्थितियां बन रही हैं कि वोट टिकट अभय को मिलेगा कि खब्बू को मिलेगा कि तीसरे को मिलेगा? ऐसे में खब्बू तिवारी की दावेदारी कितनी मजबूत आप पाते हैं? देखिए, मैंने पहले भी, आपने जब हमारा साक्षात्कार किया था तो मैंने आपको बताया था कि फैजाबाद के ब्राह्मणों के सर्वमान्य नेता खब्बू जी हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं। इसके केवल फैजाबाद नहीं, अगल बगल के जनपदों में भी उनका प्रभाव है, बल्कि जनपद में प्रभाव है। उनका अगर अड़ोस पड़ोस के जनपदों में भी उनका प्रभाव ब्राह्मणों में है। लेकिन वो वोट के रूप में वहीं प्रभावित होगा जहां उनकी अपनी विधानसभा होगी, जहां से वो खुद चुनाव लड़ेंगे, वहां वो प्रभावित करेंगे। अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जिससे सामंजस्य जोड़ेंगे, जिस पार्टी के साथ जाएंगे, उसका लाभ होगा और ब्राह्मण के उनके साथ जाने का प्रयास करेगा। अगर उनको टिकट कहीं से नहीं मिलता है या जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उससे अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो इसका नुकसान, अगर वो किसी दूसरी पार्टी से जुड़ते हैं तो जिस पार्टी में है उसको उठाना पड़ेगा। क्या आप मानते हैं कि मान लीजिए भाजपा टिकट नहीं देती, भाई कुछ भी संभव है, तब ऐसी परिस्थितियों में जिस पार्टी से जुड़ते हैं तो ब्राह्मण समाज क्या उनके साथ चला जाएगा? नहीं, ब्राह्मण समाज वहाँ जाएगा जहाँ से उस पार्टी जिस पार्टी से जुड़ते हैं और उनको टिकट दिया जाता है। लेकिन पूरी पांचों विधानसभा को प्रभावित करेंगे, आंशिक रूप से कर सकते हैं 10-5%। लेकिन ये कहिए कि 5% बहुत बड़ा, लेकिन ये कहिए कि ब्राह्मणों के सारे वोट को डाइवर्ट कर लेंगे, इसमें संदेह है। क्योंकि ब्राह्मण निश्चित रूप से एक निर्णय लेगा और वो विधानसभा वार लेगा।
एक विधानसभा के सापेक्ष पांचों विधानसभाओं को मैं अपने आप को बदल नहीं देगा। जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, वो हर विधानसभा में अपने अनुसार निर्णय लेगा, क्योंकि वो बौद्धिक संवर्ग है और निश्चित रूप से वो राजनीतिक रूप से जागरूक है, तो वो निर्णय लेगा हर विधानसभा में अपने अनुसार। ये है, लेकिन ये कह लीजिए कि जो क्षोभ जरूर पैदा होगा, लेकिन वोट के रूप में वो क्षोभ परिवर्तित होगा कि नहीं, लेकिन जिस विधानसभा से खब्बू जी लड़ेंगे वहाँ पर परिवर्तित होगा। अच्छा। एक चीज़ कि आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में जो राजनीति चल रही है, इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष कौन मजबूत है, कौन कमज़ोर है, या बदलाव होगा कि नहीं होगा? देखिए, अभी तो कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जब टिकट के बंटवारे होंगे, जब नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे, जब नई परिस्थितियां बनेंगी, और क्या कहते हैं, बीजेपी जो सत्तासीन है उसके द्वारा कौन कौन से राजनीतिक हथकंडे, सामाजिक हथकंडे, आर्थिक हथकंडे अख्तियार किए जाएंगे, कौन से ऐसे समीकरण बनाए जाएंगे जिनको डमी कैंडिडेट के रूप में दूसरी पार्टियों में लोगों को वो किया जाएगा, कैंडिडेट के रूप में उतारा जाएगा। ये सब समीकरण जब बनेंगे उसके बाद ही आप तय कर पाएंगे, क्योंकि सत्तासीन पार्टी हर तरह के हथकंडे अख्तियार करने की कोशिश करेगी और वो दूसरी पार्टियों में डमी कैंडिडेट खड़ा कर करके निश्चित रूप से अपने को जीतने की और विपक्ष को मात देने की कोशिश करेगी। तो जब नए समीकरण राजनीतिक बन जाएंगे, जब नई परिस्थितियाँ तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, तभी आप ये कह पाएंगे कि क्या कहते हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है। आज की तारीख में सरकार सपा भी बना रही है, भाजपा तो सरकार में है ही है, लेकिन ये आप ये नहीं कह सकते कि सपा को नहीं आ सकती है, और ये भी नहीं कह सकते कि भाजपा जा रही है। तो अभी आज की तारीख में परिस्थिति को आप आकलित नहीं कर सकते हैं। ये परिस्थितियां बनेंगी, राजनीतिक सामाजिक समीकरण बनेंगे, जातीय समीकरण बनेंगे, वो प्रत्याशियों के सापेक्ष समीकरण बनेंगे। तो जब प्रत्याशियों की उद्घोषणा हो जाएगी, सारे राजनीतिक समीकरण और क्या कहते हैं उनके जो गठबंधन है वो सापेक्ष मूर्त रूप ले लेंगे, उसके बाद ही आप तय कर पाएंगे कि किसकी सरकार आ रही है। क्या आप मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सारे मुद्दे फीके हैं जाति के सामने? क्या लग रहा है आपको? निश्चित रूप से जाति और अर्थ के सामने अच्छा, सारी चीज़ें हैं जो ये सब मुद्दे बेकार है, बाकी सब कोई मुद्दे नहीं है। अच्छा, ये सब मुद्दे नहीं है। जिस कौम का बच्चा है, जिसे किसी आंदोलन को भी अगर आप रूप देते हो, तो जहाँ जब वोट की बात आएगी तब वो अपने आप को तय करेगा कि हमें कहाँ जाना है। जहाँ उसके हित की बात आएगी वहाँ वो क्या कहते हैं किसी के साथ जुड़ सकता है। लेकिन जब वोट की बात आएगी, वोट का स्वरूप जो है, आपके वोटिंग का जो पैटर्न है आपके देश में, वो बहुत ही गजब का है। मतलब अगर आप बिहार के इलेक्शन को देखो, बंगाल के इलेक्शन को देखो, तो उसमें परिस्थितियां क्या कह रही थी। तेजस्वी का क्या बहुत मजबूत था। हाँ, तेजस्वी का को कोई सोच सकता था कि इस स्थिति में आएंगे। हो सकता है कि उसके कुछ क्या कहते हैं हथकंडे अख्तियार किए गए हों, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि क्या कहते हैं पूरी तरह से वो फर्जी है। तो वोटिंग का पैटर्न आपके देश का गजब का है, जनता गजब का फैसला लेती है, और उसके साथ ही साथ जो आज की तारीख में परिस्थितियां हैं, चाहे वो प्रशासनिक परिस्थितियां हों, चाहे वो क्या टेक्निकल परिस्थितियां हों, तो तकनीकी वो कारण हो, तो ढेर सारे ऐसे कारण हैं, ऐसे कारक हैं जिनके चलते आपका चुनाव प्रभावित होता है, रिजल्ट प्रभावित होता है। रिजल्ट प्रभावित होता है। अभी अनिश्चितता का दौर है, 4 महीना शेष है 2027 के चुनाव में। अभी कुछ 4 महीना नहीं शेष है। हाँ, ये चुनाव आपकी 20 मई को आपकी विधानसभा का गठन हुआ था, 20-21 मई को। 20-21 मई के पहले ही, मई में ही जाकर के फिर से विधानसभा का 2027 मई में ही गठन होगा। उसके पहले कोई चुनाव नहीं होने जा रहा। कोई चुनाव नहीं, 8 महीना। अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, अभी एकदम अनिश्चितता है, अभी कुछ भी हो सकता है। अभी सत्ता पक्ष का पैतरे बदलता है, विपक्ष उसका काउंटर क्या करता है, इसके ऊपर अगला चुनाव होगा। फिलहाल देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।